नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं रुक्षपिंडी श्वेद। पहले हम ये जानेंगे कि भाई रुक्षपिंडी श्वेद क्या है, स्निग्धपिंडी श्वेद क्या है, कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगी। तो हमने अभी रोगी को ले लिया है, तो रोगी पर अप्लाई करेंगे। तो एक पोटली हमने बना ली अपनी नमक की, एक बनाई है हमने औषधि चूर्ण की, और एक बनाई है हमने स्निग्धपिंडी या पत्रकोटी पिंडी। तो ये तो हमने बनाई है चूर्ण की, केवल रुक्ष चूर्ण होगा, और ये हमने बनाएंगे नमक की। ठीक है, तो नमक और चूर्ण की हमने रुक्षपिंडी श्वेद बनाना है। तो रुक्षपिंडी श्वेद का मतलब है कि आपने इसमें तेल में डिप करके नहीं लगाना, क्योंकि ये पोटली उन विकारों में काम करेगी जो होता है आम वात के विकार। आम वात में क्या होता है कि जब आम प्रकोपित होता है तो वो शरीर के संधि स्थानों में या दीर्घ संधि स्थानों पर पहुंचता है। दीर्घ संधि स्थान में जैसे आपके पैल्विक जॉइंट पे आ जाएगा, नी जॉइंट पे आएगा, स्कंध पे आ जाएगा, कोहनी पे, ऊपर पे आएगा। तो ये आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मीन सबसे दीर्घ संधि कौन सी है? आपकी जांघों की संधि है। तो यहाँ पर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आम वात की दिक्कत है, या आपको संधिवात हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में, और आपको कैसे पता लगेगा कि भाई जो नॉन मेडिकोज है कि इसको आम वात है या और संधिवात है। तो आम वात में क्या होगा कि जो आम प्रकोपित होता है, जो अपच भोज्य पदार्थ है, वो किसकी उत्पत्ति कर रहा है? आम की उत्पत्ति कर रहा है, जिसे हम विष या टॉक्सिन्स कहते हैं। और यही आम जब वायु के साथ मिलकर जाए, वायु के साथ मिलेगा, तो वायु क्या करेगा? सारे संधि स्थानों पर पहुंच जाएगा। वायु उस आम को संधि स्थानों पर जाकर स्थापित कर देगा। तो इसे कहते हैं आम वात। तो अब आम को निराम अवस्था में करने के लिए सबसे पहले हमने रुक्षपिंडी श्वेद करना है। तो रुक्षपिंडी श्वेद आप रेते से कर सकते हैं, बालू से कर सकते हैं, लवण से कर सकते हैं, सेंधा नमक से कर सकते हैं, और कोई भी वात शामक चूर्ण है, जैसे बला चूर्ण है, महाराष्ट्र आदि है, दशमूल है, इनका चूर्ण बना के आप इस पे भी पिंड कर सकते हैं। तो पिंड के लिए आपने सबसे पहले इस प्रकार से ये हम नमक का पिंड बनाएंगे, पहले लवण का पिंड बना देंगे। तो ये जितने भी श्वेद हैं, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सारणी श्वेद में। सारणी श्वेद देखो, दो प्रकार के श्वेदन होते हैं, एक होता है सारणी श्वेद, एक होता है अनाग्नि श्वेद। तो सारणी श्वेद में भी जहां अग्नि की प्रधानता हो, विद्यमानता हो, अग्नि में तप्त कर जब हम किसी भी पिंड को गर्म करके लगाएंगे, जैसे अभी हमने सबसे पहले हमने क्या करा, इस पैन में हमने नमक को गर्म कर लिया, और दूसरे पैन में हमने चूर्ण को गर्म कर लिया। तो चाहे तो आप नमक से कर सकते हैं, चाहे चूर्ण से कर सकते हैं। तो ये अभी गर्म है, उष्ण है, तो देखो लग रहा है गर्म लग रहा है ना। तो जहां पर भी आपके विकार है, जैसे आपको सर्वाइकल का दिक्कत है, तो आप लवण से कर सकते हैं, ठीक है, आप पाउडर से कर सकते हैं। तो ये जो कहलाएगा, ये रुक्षपिंडी श्वेद कहलाएगा। इसको आप धीरे धीरे जहां जहां पर भी विकार है, जहां जहां पर भी शूल है, अगर घुटने पे है तो घुटने पे लगा सकते हैं, अगर कटी प्रदेश में है तो कटी प्रदेश में लगा सकते हैं, स्कंध में है तो स्कंध में लगा सकते हैं, सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल में। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका रुक्षपिंडी श्वेद। तो दूसरी प्रकार क्या रुक्षपिंडी श्वेद का? आपने ये चूर्ण को हमने गर्म करके ले लिया था, तो अब हमने ये गुड़ की पोटली बना ली, बालसामक चूर्ण की। इसमें बहुत सारे चूर्ण है, जैसे आपने अजवाइन का ले लिया, हाथ से गाढ़ा का ले लिया, हल्दी ले लिया, अश्वगंधा ले लिया। तो इस प्रकार से ये, अब देखो ये गर्म लग रहा है आपको, हल्का ना। तो ये इतना सुपोषण की सुखपूर्वक उष्ण जो है, वो आपके शरीर के लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो ये जो संधि स्थानों पर या वात के स्थानों पर आपका जो दोष बढ़ गया है, आम दोष, तो उसको निराम अवस्था में लाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरी अवस्था में हम आहार या औषधि के माध्यम से भी जो बड़ा हुआ आम है उसको निराम अवस्था में लाएंगे। तो वो क्रिया, तो दोनों क्रिया पैरेलल चलेगी, समानांतर क्रम में चलेगी। तो उसको आप ये, अब इसको गर्म करो। इस प्रकार से जो ये रहेगा, ये रुक्षपिंडी श्वेद। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई हमें तेल का प्रयोग नहीं कर रहा। अगर आपने तेल का प्रयोग करा, अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं हम तो तेल लगा देंगे, तो क्या होगा? जैसे ही आप स्नेह या स्नेह करेंगे स्निग्ध पदार्थों से, तेल से, महानारायण से, धर्मंतरम से, जरूरी से, तो उन स्थानों पर सूजन बढ़ जाएगी। तो आपको पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि जब से मैंने तेल मालिश कराई है या पोटली कराई है, तो मेरे तो दर्द और बढ़ गया। तो मीन्स जो आम है वो स्निग्धता से और बढ़ेगा। तो पहले उसको निराम अवस्था में लाएंगे, उसके बाद ही इस क्रिया को करेंगे। ठीक है, तो निराम अवस्था में लाने के लिए हम क्या करेंगे? रुक्षपिंडी, जिसमें कोई तेल का प्रयोग नहीं होगा।
इसके बाद आप स्वेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया कितने दिन तक चलेगी? ये क्रिया कम से कम आपको 21 दिन तक करनी है, तब जाके वो स्थिति निराम अवस्था में आएगी। आम जो है वो निराम अवस्था में आएगा। और साथ साथ अगर जो औषधियां आया तो औषधि में आप क्या चाहते हैं, चित्रकारी दे सकते हैं कि जो दीपक पाचन के लिए काम करेंगे। क्योंकि आम कब बढ़ रहा है, तो दीपक पाचन आपका कमजोर होगा, उस अवस्था से वो आम को प्रकोपित करने लग जाएगा, आम दोष का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये हम आज केवल जो वो थे, जो प्रशिक्षण वाले बच्चे थे, उनको आज हमने बताया कि भाई कैसे हम रुक्षपिंड शोधित कर सकते हैं। तो केवल हमने क्या करा, बालू को ले रखा है, नमक को ले रखा है और चूर्ण को ले रखा है। चूर्ण में जो भी बात शामिल चूर्ण है। अब मैं दूसरी पोटली आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाली जो पोटली है, ये इसमें क्या है, पत्रपिंड श्वेत है। पत्रपिंड श्वेत ये उन अवस्था में करना है जहां पर आम निराम अवस्था में आ जाए। जैसे आपको पहले हमने क्या है, रुक्षपिंड श्वेत से इसको 4-5 दिन या 21 दिन तक हमने निराम अवस्था में लाए। उसके बाद हमने पत्रपिंड श्वेत करेंगे, मीन्स आपने डिप करके तेल में उसको यहाँ पर सेक कर। तो ये 3 प्रकार की पोटली मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन सी? ये तो हो गई आपकी बात, ये लवण की पोटली, ये पत्र पोटली और ये चूर्ण की पोटली। ये रुक्षपिंड श्वेत हो गए, ये पत्रपिंड श्वेत हो गए, ये स्निग्ध पिंड श्वेत। ठीक है, चलिए। तो आज का जो प्रशिक्षण का कार्य, जो प्रैक्टिकल कार्य था, वो आज हमने रुक्षपिंड श्वेत के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती, श्री संजीवनी क्रिया योग में। अगर आप प्रशिक्षण भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। 1 महीने का जो कार्यक्रम है उसमें आप भाग ले सकते हैं।